क्या इंग्लिश का पेपर लीक हो गया सीयूईटी का? और जी बता रखा डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? ग्रीन। और जस्ट का मीनिंग ऑनेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अनीशा और आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर मेरे एग्जाम में आने वाला है। हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप लोग अच्छे से देख ही सकते हैं, इसमें हम कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं उसको एक बार देखेंगे अच्छे से। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस देखेंगे। वोकैबुलरी की ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की कैसे सीक्रेट्स है। हाँ, कह सकते हैं ये हमारे एग्जाम का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ठीक है जी। उसके बाद कैसे हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं एग्जाम में, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। अगर आप लोगों ने अब तक कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करी है, नहीं समझ आ रहा है कहाँ से पढ़ें क्या करें, तो एक बार जस्ट इस वीडियो को देख लेना। आपके 80 से 85% की तैयारी तो इसी वीडियो से हो जाएगी आज। ठीक है जी। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू क्लियर वन थिंग मोर कि इसमें मैंने सब तरह के क्वेश्चन, पूरा सिलेबस एक तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर की तरह से ये डिजाइंड है। तो आप लोग एक वीडियो देखेंगे तो आई रिपीट आपकी 80 से 85% की तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। चलिए, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है जी। अब मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले मुझे दे रखे हैं फॉरेनर वर्ड्स। ठीक है जी। फॉरेनर वर्ड्स क्या होते हैं? वो या तो फ्रेंच के वर्ड्स होंगे, या लैटिन वर्ड्स होंगे, या कुछ जर्मन के वर्ड्स होंगे जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में लिए गए हैं फ्रॉम दैट सोर्सेज। दैट इज नोन एज द फॉरेनर वर्ड्स सॉरी। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है एड ट्रिम। एड ट्रिम का मतलब होता है मीन वाइल। इसका सेम मीनिंग इसके सामने लिख रखा है, ये मेरा फिर से बोलूंगी फॉरनर वर्ड है और इसका मीनिंग इसके सामने ही है, मीन वाइल। ठीक है जी। अब ए का तो फर्स्ट है। अब ए का फर्स्ट मुझे पता लग गया, दैट मीन्स ए का फोर्थ तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो मेरा यहीं पे कट गया, यहाँ पे ये भी कट गया। अब वो कह रहा है ए का फर्स्ट है। अब हम बी चेक करते हैं। बी कह रहा है कार्टे ब्लांश। इस कार्टे ब्लांश का मतलब होता है कि भरा हुआ, फ्रीडम से भरा हुआ, एक्शन से भरा हुआ। फिर इसका मतलब क्या है कि ये मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो ए का फर्स्ट मुझे पता लग गया जी, ए का फर्स्ट है। और बी का क्या है? बी का है मेरा फोर्थ। बन गए मेरे मेडेंट्री पेयर्स। दो का पता लग गया तो सी और डी का भी करेक्ट ही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, रीअरेंज दीज पार्ट्स टू राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है जी, ये मेरा मीनिंगफुल सेंटेंसेस है, मुझे लिखना है, यानी मेरा रीअरेंजिंग वाले का पार्ट है। फटाफट देखते हैं। Share with monkeys when any suspicious object is sighted. The Indian giant squirrel, the habit of scolding, barking and raising a general alarm. अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको आंसर बताऊं, मैं बताना चाहूंगी पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, टोटल 250 मार्क्स के आते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या देखना है, नाउन या प्रोनाउन। अब शेयर से तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा नहीं, तो ए से तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा नहीं। मेरा हो सकता है मेरा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो सी से, क्योंकि बार बार सी 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 आ रहा है, यानी कि द इंडियन जाइंट स्क्विरल। यानी कि अब द इंडियन जाइंट स्क्विरल के बारे में बात हो रही है, इतना तो मुझे समझ आ गया। अब क्या बात हो रही है उनके बारे में? द हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग बार्किंग। भाई स्क्विरल बार्क थोड़ी करती है, तो सी के बाद डी तो आएगा ही नहीं, है भी नहीं ऑप्शन सी के बाद डी। चलो जी, ये ऑप्शन मेरा कट हो गया। अब देखते हैं शेयर्स विद मंकी। ठीक है, द इंडियन जायंट स्क्वायर शेयर्स विद मंकी। ठीक है, वो मंकी के साथ कुछ शेयर करते हैं। अब ये नहीं पता क्या शेयर करते हैं, पर कुछ शेयर करते हैं। अच्छा जी, सी के बाद ए, शेयर्स विद, सी के बाद ए है, हाँ जी इन दोनों में ही सी के बाद ए, ए भी है, सी के बाद ए भी। अब एक बार चेक करते हैं। द इंडियन जायंट स्क्विरल शेयर्स विद मंकी द हैबिट ऑफ, मंकीज के साथ कुछ शेयर करती है वो, क्या? हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग, बार्किंग एंड रेजिंग अ जनरल अलार्म। यानी कि क्या है मेरा? सी ए डी, सी ए डी। ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द इंडियन जायंट स्क्विरल शेयर्स विद मंकी, मंकी के साथ शेयर करती है द हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग एंड बार्किंग एंड रेसिंग अ जनरल अलार्म व्हेन सस्पिशियस ऑब्जेक्ट इज साइटेड। जब भी कोई शक चेक करने वाली चीज मिल जाती है तो वो उसको बता दे तो मैं ऐसे ऐसा करना है।
ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव टू डे सूट। ये फिर से मेरा फॉरनर वर्ड है, और टू डे सूट का मतलब होता है इमीडिएटली, जल्दी से, इमीडिएटली, ठीक है जी, immediately. Next we have choose the correct word to fill in the blank. We dash in London but now we live in Delhi. मैं लंदन में रहा करता था पर अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है जी, रहा करता था ये चीज मैं करती थी, अभी मेरा तब जब मैं रहता था तब वो प्रेजेंट था, पर अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो ये चीज अब मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया कि मैं वहां रहा करता था। तो लीव नहीं, लीव तो ऑलरेडी यहाँ आ गया। हैपन टू लिव कुछ नहीं, वी वर की बात थोड़ी हो रही है भाई, वो अपने बारे में बता रहा है कि वी, ठीक है जी। तो वी यूज टू लिव इन लंदन, ठीक है। जब मैं पुराने कहीं जगह रहा करती थी और करंटली कहीं रहती हूँ, तो जो मैं करंटली रहती हूँ ना, उसके लिए हम लीव यूज करते हैं। और जहाँ मैं पहले रहा करती थी उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू लिव। और जहाँ मेरा गांव वगैरह है उसके लिए हम रिसाइड वगैरह, अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा रहने के लिए हम लिव यूज करें, बहुत अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल्स पे इन सब चीजों की वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए, द बुक हैज पास्ट, अच्छा जी आ गया अब आपके कंजंक्शंस। द बुक हैज पास्ट 15 एडिशन, बुक्स ने, वो जो बुक थी उसने कितने 15 एडिशन पर वो निकली है, ठीक है जी। थ्रू द 15 एडिशन, नो, बाय, उसके द्वारा निकली है, नहीं, ऑन मतलब पर, 15वें एडिशन पर निकली है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ऑन 15 एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, द पार्ट, ठीक है जी, जंबल वर्ड से पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिख गया जंबल सेंटेंसेस है मेरे, मुझे इन्हें रीअरेंज करना है। और इसमें एक चीज फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका फिक्स्ड रहेगा, या फिर इसे हम फिक्स्ड ओपनिंग कहेंगे, यानी कि अगर सेंटेंस शुरू होगा तो वो द एक्ट्रेस से ही होगा, उसके बाद PQRS को मुझे मिलाना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द एक्ट्रेस, अच्छा जी, अब एक्ट्रेस की बात हो रही है। अब एक्ट्रेस कौन है, कैसे है, ये तो मुझे नहीं बताना, तो मैं किसी को पहचानूंगी, उसकी पहचान से ही जाना जाऊंगी कि भाई, ठीक है। द एक्ट्रेस हु इज द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर, वो एक्ट्रेस जो डॉटर है, जो बेटी है एक बहुत अच्छे गायक की, ठीक है। एक बार देखते हैं, क्या मेरा सेंटेंस आर से शुरू हो रहा है, हाँ आर से शुरू हो रहा है, क्यू से होगा, एज द बेस्ट हीरोइन, तो क्यू से तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो मैं काट दूं, या मेरा सेंटेंस आर से ही शुरू होगा। अब देखते हैं आर के बाद क्या, आर के बाद मेरा क्या फिट हो रहा है, हु इज द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर हैज बीन सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हुई है, आर के बाद पी, हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर, यानी कि एस लास्ट मिल गया सेंटेंस। पढ़ के देखते हैं एक बार दोबारा। द एक्ट्रेस हु इज द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर हैज बीन सेलेक्टेड, किसकी वजह से सिलेक्ट हुई है वो, एज अ बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर, ठीक है जी। कंजंक्शन का यूज दिखा आपको, ऑफ द ईयर, सिलेक्टेड किसकी वजह से सिलेक्ट हुई है, ऑफ, ऑफ आ जाता है ना, पर मैंने क्या बताया था आपको कि जहां जहां प्रपोजिशन और कंजंक्शन की वीडियो मेरे ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये बताया था कि प्रपोजिशन और कंजंक्शन अगर आपको रीअरेंजमेंट में मिल जाता है, समझ लो वहीं आपके बल्ले बल्ले हो गए, आपको सेंटेंस यू सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा जी, ये हमारा पैसेज है। कितना टाइम लोगे आप पैसेज को पढ़ने के लिए, एग्जाम में सिर्फ मैक्स टू मैक्स आपके पास 5 मिनट है इस पैसेज को पढ़ने के लिए। मैं उसी तरीके से आपको पैसेज को बताती हूँ। मैंने अपने आरसी वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि कौन सा पैसेज कैसे होता है, तो ये वैसे ही है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, शी टुक माई हैंड एंड लेट मी इनटू अ लोबी, ठीक है जी, 5 years ओल्ड चाइल्ड की बात हो रही है। डिडंट शी नो आई वाज अ पुशिंग 5, ठीक है। the sorry 15, it was my mistake, it is my mistake, it's 15 only, 15, this was the third home, नैन्सी की बात हो रही है। चलिए सेंटेंस में, पैराग्राफ में कोई नैन्सी है, ठीक है जी। द ब्राइट फ्लोरेंस एंड लाइट्स है, ठीक है। दे कॉल देमसेल्फ एली एंड एलेक्स, ठीक है, मतलब एली, एलेक्स, एनी, नैन्सी की बात हो रही है, और जो ये पैराग्राफ लिख रहा है उसकी भी बात हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद दे केप्ट कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग लाइक अ कपल ऑफ हैप्पी फूल्स, ठीक है। वो लोग बता रहे हैं अपने बारे में, ठीक है। मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही पैसेज को सॉल्व करना है।
और जी कैसे करना है, स्कैनिंग या स्किमिंग करके। अभी मैं स्किमिंग कर रही हूँ, जो जो दिख रहा है स्कैनिंग करूँगी क्वेश्चंस को देख के, ठीक है जी। उसके बाद एलियलिक्स, ठीक है। फटाफट सब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक हु ऑल फेल इनटू द नाइस कंफर्टेबल रूटीन। कौन कौन एक अच्छे कंफर्टेबल रूटीन में आ गया था, तो फटाफट से चेक करते हैं कौन कौन आया था भाई अच्छे कंफर्टेबल रूटीन में। मिल गया, एली, एलेक्स एंड आई, यानी कि एली, एलेक्स एंड आई कौन, नरेटर है। ये तीनों तो आए थे रूटीन में, ये लिखा जी, ये लिखा। कहाँ गया आपका क्वाइट रूटीन, मिल गया। नेक्स्ट फटाफट करना है क्वेश्चन आज हमको। शी टुक बाय हैंड एंड वॉकिंग इनटू अ लॉबी, द मी रेफर टू दी, कौन था मी, नरेटर था भाई, नरेटर था मी। चलिए, ऑन दिस सैटरडे आफ्टरनून व्हाट डिड एली डिसाइडेड टू डू, सैटरडे आफ्टरनून यानी कि शनिवार की दोपहर में एली ने क्या डिसाइड करा करने के लिए, एक बार पैसेज में चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, बिकॉज दे sang a lot, वीकेंड था, वी वर आइदर पेंटिंग, अच्छा पेंटिंग अ लिविंग रूम, पेंट भी कर रहे थे, स्टैंडिंग अ कॉफी टेबल। कहाँ हो सकता है हमारा वो, ये रहा जी, सैटरडे आफ्टर, इट वाज अ सैटरडे आफ्टरनून व्हेन एली डिसाइडेड टू, इट वाज अ टाइम टू पेंट द ब्रिक फायर प्लेस, ब्रिक फायर प्लेस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब वर्ड टेरिफाइड, अच्छा जी, टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, ठीक है जी। और इसका क्या होगा मीनिंग, टेरिफाइड का पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड का मीनिंग भी भयभीत, डर जाना अजीब तरीके से, ठीक है जी। पैसेज सॉल्व, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी मेरे पास क्वेश्चन पैसेज में ही है, अभी पैसेज के मैच करना है। नैन्सी क्या कर रही है, एली क्या कर रही है, एलिक्स क्या कर रहा है, नरेटर क्या कर रहा है मेरा। तो हाँ जी, एक बार फिर से पैसेज पे आना पड़ेगा मुझे। अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऑप्शन है, शी वुड मेक पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, एली एंड एलेक्स एंड आई फेल इनटू द क्वाइट नाइस रूटीन, शी वुड मेक पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट और ही वुड फ्राई अप, यानी कि एली ने पैनकेक्स बनाए थे। है कि पैनकेक्स वाली चीज नहीं होगी, पैनकेक्स, हाँ जी, एली ने पैनकेक्स बनाए थे और एलेक्स, ठीक है जी। बी का सेकंड है, हाँ जी, डन। एक से ही मिल गया, कहीं और कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी। आगे, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज गोइंग ऑन दी फ्यू फोस्टर होम, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी वहां पे, अब ये देखते हैं। कुकिंग, ब्रेकफास्ट, वाइल सिंगिंग एंड डांसिंग, हाँ वो, लेकिन पेंटिंग वॉल्स एंड स्टेनिंग फर्नीचर ही तो कर ही रहे थे भाई वो लोग। विदाउट फूड एज पनिशमेंट फॉर कोर्स अंडर, नहीं। डिस्कवर अ टाइनी ट्रेजर बॉक्स इन द फायर प्लेस, एक बार चेक करते हैं कि उन्हें कुछ मिला था फायर प्लेस में। टाइनी, ये रहा टीनी टाइनी ट्रेजर, हाँ जी भाई मिला था, ये भी मिला था उनको एक ही, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या कुकिंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो लोग, या फिर विदाउट फूड एज पनिशमेंट। ये चेक कर लेते हैं क्या कुकिंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हाँ जी, जैसे ब्रेकफास्ट तो वो लोग बना ही रहे थे। कहाँ गया है ना, ये ब्रेकफास्ट ये बना रहे हैं वो लोग। दे sang a lot, ठीक है जी, डन। एंड डांस, मिल गया। ए बी, यानी कि ए बी डी, सी नहीं है तो ए बी डी, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। कुकिंग भी कर रहे थे वो लोग, और जी पेंटिंग भी कर रहे थे अपनी, और डिस्कवर उन लोगों को एक टाइनी ट्रेजर बॉक्स भी मिला था अपने फायर प्लेस के दौरान। हो गया पैसेज सॉल्व। नेक्स्ट, फिर से मेरे पास पैसेज आ गया, और ये मेरा फैक्चुअल पैसेज है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है जी। फैक्चुअल पैसेज आ गया, मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है कि इसमें मुझे किसी की डिटेल के बारे में बता रखा, तो मुझे उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। बात हो रही है ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, ठीक है जी। सिस्टम बहुत बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है ये वर्ल्ड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट स्ट्रेचेस ओवर 2300 किलोमीटर, इतना स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। ये उसके बारे में जोग्राफिकल चीजें दे रखी है मुझे, ये एक नेचुरल वंडर बता रखा है, यूनेस्को के बारे में बता रखा है मुझे, और जी बता रखा है डाइवर्सिटी एंड यूनिक इकोसिस्टम है यहाँ का, और क्या क्या बता रखा है, टूरिज्म बहुत अच्छा है यहाँ का, ये भी मुझे बता रखा है, ठीक है ना। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस भी होती है यहाँ पे, ये भी मुझे बता रखा है। एक बार समरी में देख लेती हूँ, पूरी की समरी भी बता रखी है मुझे। समरी है द ग्रेट बैरियर रीफ जो है रिमार्केबल नेचुरल वंडर है हमारा, नोन एज स्टनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और क्या क्या बता रखा है मुझे। अच्छा जी, राइजिंग सी टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है जी।
इतना काफी हो गया पैराग्राफ के बारे में। अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस के क्या कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में ही मुझे मैचिंग दे दी है, पर मैं मैचिंग से नई शुरुआत करूंगी, क्योंकि जब मैचिंग हम देखते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है। हम पहले इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनसे हमें मैचिंग का क्लू बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 के बाद सीधा 14 पे आते हैं, 13 हम बाद में करेंगे। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, जब ये ट्रू और फॉल्स आ गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द ग्रेट बैरियर रीफ इज नॉट इंक्लूडेड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। भाई है, ये लिखा तो है, ये रहा आपका कि रीफ इक्विटेबल बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक सिस्टम हैव अर्नड इट प्लेस ऑन, है वो सेंटेंस फॉल्स है, ऐसा नहीं है, फॉल्स है वो तो है। मैंने आपको बताया ना, आपको यहीं पे पढ़ा है मैंने ये चीज, देखो ये लिखी है ना, तो ये लिखी है, अगर मैं साइड हो जाऊं तो देखो ये लिखी है क्लियर कट, और इस पर हमने टिक लगा दिया। आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट इज द प्राइमरी थ्रेट मेंशन्ड इन द पैसेजेस फॉर, अच्छा थ्रेट क्या थे, क्या क्या चीजें हैं जो वहां पे थ्रेट के लिए हो सकती हैं, एज अ थ्रेट यूज हो सकते हैं। तो एक बार थ्रेट पढ़ लेते हैं। ये रहा थ्रेट, सामने ही थ्रेट। वी फेस न्यूमरस थ्रेट इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड कोरल ब्लीचिंग। क्लाइमेट चेंज भाई बहुत होता है वहां पे, राइजिंग टेम्परेचर एंड कोरल ब्लीचिंग, मिल गया ऑप्शन, डन। Why is the greatest barrier reef considered significant and renowned according to the passage? वो significant क्यों माना जाता है? अच्छा क्यों माना, significant क्यों माना जाता है? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मैरीन लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे, एक बार मैरीन मैरीन लाइफ देखते हैं कि कैसी है हमारे पास। ये रही, मिल गई। इतनी स्पीशीज है मेरे पास, इतने स्पीशीज है, कोरल है, वेरियस स्पीशीज है शार्क, रेज और मैरीन मैमल्स की। तो it also provide critical breeding ground for sea turtles and habitats of countless bird species। तो ठीक है, ये मैरीन लाइफ ही तो है ये, correct, because it is home to only few species of marine life। ठीक है जी। दिस पैसेज इज अबाउट, अभी पैसेज किसके बारे में ये देखते हैं हम। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, आ हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैरीन कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इन क्वींसलैंड के क्लाइमेट चेंज इफेक्टिंग ग्लोबल इकोसिस्टम। किस बारे में है पैसेज, अभी देखते हैं, चेक करते हैं। अब कोई क्वेश्चन है इसका? हाँ जी, एक क्वेश्चन और है, पहले हम मैचिंग कर लेते हैं, अब नहीं तो हमारा क्वेश्चन रह जाएगा वो वाला। कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, और a major challenge facing a reef bleeding, coral bleaching and other सिस्टम। यूनेस्को वाला देखते हैं, हमने यूनेस्को वाला सस्टेनेबल टूरिज्म वाला पॉइंट पढ़ा था, तो हम बी और सी पे फोकस करेंगे। यूनेस्को वाला पॉइंट देखते हैं क्या है यूनेस्को में। बी का थर्ड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अट्रैक्शन, सी का सेकंड है जी, सी का सेकंड, बी का थर्ड, डन। कैसे पता लगा? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है जी, रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन फॉर रीफ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये हमने पढ़ा थर्ड। और हमने क्या देखा, सस्टेनेबल टूरिज्म क्या करता है, एफर्ट्स तो जिससे मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड मेंटेन द रीफ अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट हाईलाइट एज इंपॉर्टेंट, डन। दो पेयर मिल गए तो ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया, हमारा 17th क्वेश्चन रह गया। 17th क्वेश्चन कह रहा है द पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है पैसेज, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, इसी के बारे में है ना पूरा पैसेज, फर्स्ट लाइन में ही था ये रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट। अच्छा इसमें भी रीअरेंजिंग, अच्छा अगर आपके पास रीअरेंजिंग आ जाता है उसके अंदर आपके पैसेजेस में, तो ये वो वाला रीअरेंज नहीं है जंबल सेंटेंस वाला, ये आपको ऊपर नीचे वाले हैं। ये पैराग्राफ में कोई चीज, मतलब चार दो तीन पैराग्राफ होंगे ना, तो एक लाइन उन्होंने सेकंड पैराग्राफ से ली होगी, एक लाइन फर्स्ट से ली होगी, एक लाइन थर्ड से ली होगी, ऐसे करके आपको इवेंट के अकॉर्डिंग लगाना है इसमें। इसमें आपको वो नहीं जोड़ने, नाउन प्रोनाउन नहीं ढूंढने हैं, ठीक है जी। A crucial role in scientific research and conservation efforts, ठीक है। वो कह रहा है ए बी सी या बी बी या सी 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 में से कुछ होगा, चेक करता है। ग्रेट बैरियर इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ड्यू टू इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी द यूनिक इकोसिस्टम एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है कि द ग्रेट बैरियर रीफ इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिस्टम। एक बार चेक करते हैं अपना, हाँ ये सबसे पहले मैंने देखा था
कि ये मेरा है, तो बी है सबसे पहले, बी ये रहा। अब ये तो होगा नहीं, सॉरी ये तो होगा नहीं, इसमें से चेक करते हैं। ड्यू टू इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक इकोसिस्टम, हाँ जी, बी के बाद सी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अच्छा जी, एक बार मैचिंग फिर से देखते हैं। मैचिंग में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमने ना और ऑप्शन चेक करने चाहिए थे मैचिंग के। हमें एक बार ना मैचिंग के और ऑप्शंस भी चेक करने चाहिए थे। क्योंकि मेरे पास बी का थर्ड और सी का सेकंड और भी है, एक बार चेक करते हैं इसमें ए का क्या है। कोरल ब्लीच इश्यूज a major challenge is नहीं, a phenomenon that weakens coral due to rising sea temperature। तो ए का फोर्थ है, अब ए का फोर्थ किया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हमने इसमें और ऑप्शंस नहीं देखे थे। ऐसे एग्जाम में बहुत बच्चे गलती करते हैं, उन्हें लगता है दो चीज ठीक है तो बाकी की दो भी ठीक होंगी, लेकिन हमें बाकी के दो का एक बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, ये वाला पैराग्राफ भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक पैराग्राफ और है, ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। The pharaohs may have believed that it was a link of God that kept Egypt going, but it really was the hard work of the ordinary people। फिर से क्या करूँगी, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उन लाइन्स को मैं हाईलाइट कर लूंगी, उन लाइन्स को माइंड में रख लूंगी या पढ़ लूंगी एक बार। स्लेवरी वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एशियन सच, स्लेवरी इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है वहाँ पे इजिप्ट में। फार्मर्स हैड टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, फार्मर्स को अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी है सरकार के साथ, ठीक है, ये भी एक चीज ठीक है। Slaves were usually treated well and were allowed to own property, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ओन कर सकते हैं। एनी अदर थिंग, रिवर नाइल के बारे में बात की गई है, सीरियन न्यूबिया के बारे में बात की गई है। पनिशमेंट फॉर दोज हु रैन अ वाज हार्ड, अगर लोग वहां से भाग जाते हैं तो उन्हें बहुत कड़क पनिशमेंट मिलती है। ये था पैसेज, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What according to the passage was the reason of ancient Egypt प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी? क्या आपको सच में लगता है कि जो वहाँ के, अच्छा फ्रॉस्ट कौन होते हैं, जो वहाँ के राजा महाराजा, वहाँ के राजा महाराजा को लगता था कि जो हमारा इजिप्ट है वो आगे बढ़ रहा है तो वो गॉड की देन है, भले ऐसा नहीं होता था। ऐसा होता था वहाँ पे जो लोग थे उनकी मेहनत से वो आगे बढ़ता था। तो लिंक टू क्लेम बाय विद गॉड्स, नो, द लेबर एंड हार्ड वर्क ऑफ स्लेव्स एंड ऑर्डिनरी मैन इन दी एशियन इजिप्ट, उनकी मेहनत, ये वॉज द हार्ड वर्क ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। फरोज बिलीव दैट इट वाज देयर लिंक विद गॉड्स, भाई उनका लिंक नहीं था गॉड के साथ, उन्होंने बोला जो करेक्ट है। द ऑर्डिनरी पीपल वर्क ओवर टाइम टू डिस्ट्रॉय इजिप्ट, नहीं ये भी नहीं है। द फरोज डिड नॉट बिलीव दे वर कनेक्टेड टू गॉड, वो तो बिलीव करते थे कि हम गॉड से कनेक्टेड है। The pharaohs were the hard-working slaves of ancient Egypt, वो थे हार्ड-वर्किंग थे भाई स्लेव्स, फरोज थे वो नहीं, वो तो वहाँ के राजा महाराजा थे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वन विच इज ट्रू, जो सच है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो फरोज बिलीव दैट इट वाज देयर लिंक विद गॉड्स दैट फेवर्ड इजिप्ट, उनको यही तो लगता था, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हो सकते, देखो स्टेटमेंट आपकी वही रहेगी, पर क्या होता है क्वेश्चन में और जो पैसेज होता है उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपको वो चीज एक बार चेक करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इनकरेक्ट होना चाहिए पैसेज के हिसाब से, ये वाला करेक्ट था आपको, ये इनकरेक्ट। इन इजिप्ट अंडर द फरोज स्लेव्स वर अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी, हाँ वो उन्हें प्रॉपर्टी ओन का हक था। मोस्ट ऑफ द स्लेव्स वर प्रिजनर्स कैप्चर्ड इन मेनी वॉर्स, इजिप्ट फॉट इट नेबर्स इन द नियरेस्ट, ये मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। स्लेव्स वर वेल ट्रीटेड, हाँ ये था ना लिखा ना मेरे पास, स्लेव्स वर यूजुअली ट्रीटेड वेल, तो ये तो ठीक है। स्लेव्स वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इजिप्ट, स्लेव्स इंपॉर्टेंट थे, ये वाला ईस्ट वाला मेरा ठीक है और स्लेव्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है, ईस्ट वाला मेरा ठीक है, ऊपर मुझे मिल गया। नेक्स्ट, फ्रॉम द पैसेज वी गेट टू नो द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ एशियन इजिप्ट अंडर द फरोज वाज द फैक्ट दैट, अब क्या क्या फैक्ट थे वहां के। The river Nile would not stop flowing during the river, ऐसा कुछ नहीं था। No Egypt worker in ancient Egypt worked as a serf. The pharaohs were the no Egyptian worker in ancient Egypt worked as a serf. किसी ने भी worked as a serf? कहाँ गया मेरा, हाँ जी, किसी ने भी एज अ मैनी इजिप्टियन वर्कर्स वर सर्व्स, बहुत सारे सर्व्स थे।
तो नो इजिप्टियन वर्कर वर्क एज अ sir. Egyptian working in ancient Egypt as a sir. Moving forward, next we have 23 question. From the passage we get to know that ancient Egypt many workers were known as the Sardis people. और वो कौन थे वो लोग? वो जो सर्फ थे वो कौन थे? फरोज थे? नहीं. फरोज थे? नहीं. Nobility with limited power in medieval Egypt. The workers with limited freedom in ancient Egypt. Students तो नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा. लिमिटेड फ्रीडम, उनके पास भाई लिमिटेड फ्रीडम थी. क्या थी? लिमिटेड फ्रीडम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वर कॉमन इन एशियन इजिप्ट? क्या कॉमन था? फार्मर रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड सेलिंग क्रॉप्स एट द फिक्स प्राइस. ये तो मेरा फिक्स था, ये तो मेरा था, ये तो है, यानी कि ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें ए नहीं है. आगे चेक करते हैं. बी है वर्कर्स डिगिंग सॉइल, लेबरिंग माइंस एंड बिल्डिंग पब्लिक स्ट्रक्चर्स. ऐसा कुछ कर रहे थे? एक बार चेक कर लेते हैं. सी, हाँ ये भी कर रहे थे, तो भी ये दोनों. अब सी और डी चेक करते हैं. Slaves being completely denied rights and treated as extremely cruelty. A soldier marching to Syrian Libya for military campaign. Syrian Libya का एक बार चेक करते हैं क्या था हमारा. मार्चिंग वाला था, यानी कि डी ठीक था मेरा. ए बी और डी, ए बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ऐसे ही आपको चेक करना है. आपको जो लगे मैंडेटरी पेयर है, जरूरी नहीं दो को देख के आगे बढ़ जाना, आपको और भी आगे देखना है. चलो जी, नेक्स्ट जो मेरे पास क्या है, ई आई, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला क्या है पैसेज है. एक बार इसको और देख लेते हैं. हम क्या करेंगे, माइंड में बिठाएंगे इसकी हाईलाइटिंग पॉइंट्स. Emotional intelligence refer to the ability to recognize, understand and manage और own emotion, emotions को manage करना. ठीक है. Able to perceive influence. एक काम करती हूँ, उससे क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ सीधा. जी चलिए जी, क्वेश्चंस आ गए. अकॉर्डिंग टू द पैसेज इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू. क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? एबिलिटी टू मैनिपुलेट, किसी को मैनिपुलेट करना? नहीं. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेज इमोशन, या मेजर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, या पर्सन लेवल ऑफ एजुकेशन? ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है. एक बार चेक कर लेते हैं. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, हाँ जी ये लिखा, मैनेज और ओन इमोशन. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन, व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल सेटिंग? क्यों है वो इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल सेटिंग में? इट हेल्प्स टू लीडरशिप. अच्छा जी, प्रोफेशनल सेटिंग है ना, ये लिखा प्रोफेशनल सेटिंग है ना. और चेक करते हैं पैराग्राफ में प्रोफेशनल सेटिंग. कहाँ है मेरा प्रोफेशनल सेटिंग? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है जी. इमोशनल स्किल, प्रोफेशनल सेटिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लीडरशिप, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट. ऑप्शन है हाँ जी ये रहा, करेक्ट कर दो. अब पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर किसी को हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तो क्या होगा? चेक करते हैं. हाई, फटाफट नजर घुमाते हुए चलते रहो. आप अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका. ये रहा जी, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है. अनदर इज एसेंशियल. ठीक है, एक बार ना फिर से क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या पता आंसर्स में से कुछ मुझे मिल जाए. ये रहा, a person with high emotional intelligence is more empathic, adaptable and capable of handling stress. More empathic and ये तो था empathic and adaptable, ये लिखा. नेक्स्ट, which of the following is not component of EI? EI का component क्या नहीं है? मेमोराइजेशन. वो चीज कुछ मेमोराइज नहीं कर पाएगा. आगे, हाउ कैन वी डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस? हम कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं भाई? कैसे कर सकते हैं? आओ पढ़ते हैं. बाय इग्नोरिंग इमोशन, बाय प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सीकिंग फीडबैक, या फिर बाय अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन यूजिंग कॉग्निटिव स्किल्स? नहीं, बाय द पैसेज डज नॉट रेफर टू. अब बताना है डज नॉट. अच्छा जी, जो ये डज नॉट वाले आते हैं ना, इसमें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, हमें देखना पड़ेगा डज नॉट वाला पहले. इंपॉर्टेंस इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप, ये तो था. टेक्निक टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी था. द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, ये भी था. द डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आईक्यू, ये था. एक बार चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन था इसका आईक्यू के साथ, पढ़ा तो था. ये रहा, unlike intelligence quotient which measure cognitive abilities, यही फोकस ऑन सोशल एंड इमोशनल स्किल. ये फोकस करते हैं सोशल एंड इमोशनल स्किल्स पे.
ये ऑप्शन नंबर 2। चलिए, थ्रू ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी ही इज डैश टू वर्क। अच्छा जी, अब हमारे पैसेज खत्म, अब हमारी वोकैब वाले या फिर और चीजें आ गई, अब हमें और पे ध्यान देना। अभी मेरे टेंसेस का क्वेश्चन है, देखिए। थ्रू आउट ही हैज लॉट ऑफ एनर्जी ही इज विलिंग टू वर्क। ही इज या फिर ही इज कैपेबल ऑफ वर्क। विलिंग का मतलब होता है वो जॉब करना चाह रहा है, पर कैपेबल का मतलब है कि वो कर सकता है, उसमें इतनी एनर्जी है कि वो जॉब कर सकता है, तो कैपेबल ऑफ। आगे, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट दी वन कैरीज द सेम रिलेशन। अच्छा जी, रेलिगेंट और प्रमोट। रेलिगेंट का मतलब होता है गिरना, और प्रमोट का मतलब होता है आगे बढ़ना। आगे देखते हैं। फ्राइट एंड रेड नहीं, डिलीशियस यम्मी को, ये तो बिल्कुल ऑप्शन है, ये भी नहीं है। एक बार पूछ सकता है, हाँ यही है। एप्रीहेंशन का मतलब गिरना, और कॉन्फिडेंस का मतलब एकदम से ऊपर उठना। कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस दिखाओ भाई, ऊपर उठ के दिखाओ, इस तरीके से। नेक्स्ट, from the given option select the one which can rightly substitute the expression fear of dogs। कुत्तों का डर क्या कहते हैं? अच्छा जी, अगर मेरे को बोल दिया जाए गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर किसी चीज का। फोबिया इज अ, ये जो फोबिया है ना, ये जो फोबिया है, ये एक मेरा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फियर। फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में फोबिया 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 दिखा मिल जाए ना, आप लोग समझ जाना कि इससे पहले जो वर्ड होगा किसी न किसी चीज का डर ही होगा माइंड में, ठीक है, ह्यूमंस के माइंड में। अभी क्रोनोफोबिया, अच्छा जी, क्रोनोफोबिया का मगर क्रोनो का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकली, टाइम के अकॉर्डिंग। क्रोनो तो ये टाइम का फोबिया हो गया, पर वो कह रहे हैं कुत्ते से फोबिया। गाइनोफोबिया मैंने आपको बता दिया, वुमेन का फोबिया होता है, ठीक है। जेरोफोबिया होता है आपको किसी ओल्ड एज से डर लगता है, पर साइनोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ डॉग्स। फियर ऑफ डॉग्स क्या मतलब होता है इसका? फियर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट वन, राइटली स्पेल्ड। ह्यूमेरियस, 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 ठीक है जी। अच्छा जी, फिर से रीअरेंजिंग वाला आ गया। और जब मेरे पास ये वाला रीअरेंजिंग आ जाता है ना, इसमें मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। सब्जेक्ट ढूंढते हैं। द लाइट वॉज एन ईजी वन, माई पाथ टूवर्ड्स, माई पाथ टूवर्ड्स आ गया। मेरी बात हो रही है भाई, माई पाथ टूवर्ड्स, आर से स्टार्टिंग हो रही है, एस तो नहीं होगा ऑप्शन में, क्यू भी नहीं है, पी भी नहीं है, आर से स्टार्टिंग हो रही है, खत्म। ऑप्शन नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं, सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। फिर भी कह रहे हैं आर के बाद पी है, वो कह रहा है आर के बाद पी है। माई पार्ट टूवर्ड्स द लाइट वॉज, जो मेरा पाथ है, जो मेरा रास्ता है लाइट की तरफ जाना, अच्छी चीज की तरफ जाना, वॉज बाय नो मीन्स एन ईजी वन, बाय नो मीन्स एन ईजी वन। डन। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस को चूज करना है। द मॉर्निंग वॉज वेरी कूल येस्टरडे। द मॉर्निंग वॉज वेरी कूल येस्टरडे। एक्सप्लेनेटरी साइन चारों के बाहर, लेकिन हमें चेक करना है कि सेंटेंस हमारा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है कि नहीं है। वॉट की बात तो हुई नहीं थी। वॉट कूल? द मॉर्निंग वॉज वेरी कूल। मॉर्निंग बहुत कूल थी येस्टरडे। कैसी थी मॉर्निंग? कैसी थी, और कैसे का क्या होता है? हाउ। कैसी का क्या होता है? हाउ। नेक्स्ट वी हैव, ठीक है जी। अच्छा, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको उसको चेक करना है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट में दे रखा है सेंटेंस, और ऑप्शंस आपको इनडायरेक्ट में दे रखे हैं। आपको चेक करना है इसमें क्या है क्या नहीं है। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड मीट हिम द नेक्स्ट डे। उसने मुझसे पूछा क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ नेक्स्ट डे, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? अब ही सेड दैट, सब में था, कैन यू मीट मी टुमारो, कैन मीट मी टुमारो, या यू मीट मी टुमारो। ही सेड कैन। अच्छा जी, अगर मैं यू बोल दूंगी ना तो वो कुड का कैन हट जाएगा, पर कुड का कैन होगा, ठीक है। कुड यू मीट, क्यों कह रहेगा? वो उससे कल कहता है कि कल तुम मुझसे मिल सकते हो, तो वो तो कुड हो गया। वो क्या करता है, आस्क्ड मी इफ आई कुड मीट हिम नेक्स्ट डे, क्या वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ? तो अभी तो वो उससे पूछेगा ही ना, तो कुड का क्या हो जाएगा? कैन हो जाएगा। डन। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर फोर ऑप्शन। सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, ठीक है जी। अ यूनिक ऑफ एथलिक्स वेयर बाय टू कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्ट एट वंस ऑफ द सेम थिंग, वन ऑफ द सेम थिंग। हाँ जी, चलिए। इसका हो सकता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब कोई दो चीज प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, दो चीज की बात हो रही है ना,
टू कॉन्ट्रोडक्टरी, ठीक है। द पब्लिक रूम ऑफ बिल्डिंग, पब्लिक रूम या बिल्डिंग जिसमें गैमलिंग गेम्स खेले जाते हैं, गैमलिंग के गेम्स, तो ऐसी जगह को कहते हैं कैसीनो, कैसीनो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव चूज विद द ईडियम, ईडियम को चूज करना है आपको इसमें। शी इज प्लानिंग टू डैश ऑन द कैपेबल कंपनी एंड वॉच टीवी ऑनलाइन इंस्टेड। शी इज प्लानिंग टू डैश ऑन द केबल कंपनी, अच्छा जी, वो प्लानिंग कर रही है कि केबल कंपनी से हटना चाहती है, तभी तो वो टीवी ऑनलाइन देखना चाहते हैं ना, नेटफ्लिक्स एंड ऑल। पुल द प्लग, पुल द प्लग यानी कि प्लग निकालो, हटा दो वहां से, हट जाओ, ठीक है। तो पुल द प्लग, पुल द प्लग। नेक्स्ट वी हैव, अब मुझे क्या करना है इसमें से करेक्ट चूज करना है। इट इज द क्वार्टर टू 10 बाय माय वॉच, इट इज द क्वार्टर टू 10 बाय माय वॉच, इट इज द क्वार्टर, द थोड़ी आएगा क्वार्टर से पहले, तो मिस्टेक किसमें है, इट इज द में, ऑप्शन चेक करते हैं, ये इट इज द। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड विच आर एडवर्ब ऑफ द वर्ब, ठीक है, एडवर्ब ढूंढने हैं वर्ड्स के, ध्यान से। जाइंटिक ए तो होगा नहीं, ए तो नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं मेरा। अच्छा, और ट्री डी भी नहीं है, तो ए और डी तो है नहीं, या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है, या बी सी या ई होगा, ई है, 5 ऑप्शन है इसमें। लवली, लवली, पर ये मेरा एडवर्ब नहीं है, लवली तो मेरा वर्ड है, लवली, व्हाट अ लवली पिक्चर, तो मेरा एडवर्ब बी नहीं है, सी और ई होगा, सी और ई, सी सॉरी, सी ऑप्शन क्या है इसका, लवली, लवलिंगली, सी और ई, सी और ई, लवलिंगली, ठीक है, लवली नहीं है वर्ड, लवलिंगली है, ठीक है जी। अगला आगे बढ़ते हैं। अगली मेरे पास है, शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। अब क्या है मेरा, ईडियम, फिर से मेरे पास ईडियम है। ईडियम वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ईडियम वाले क्वेश्चंस में हम ईडियम्स को देखेंगे और उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। अब कोई ईडियम डायरेक्ट तो होता नहीं है, सारे ईडियम इनडायरेक्टली होते हैं, है ना, इनडायरेक्टली फ्रेजेस होते हैं ईडियम। अब उनको हम चेक करना होता है, हमको चेक करते हैं। शी रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। अब मैं किसी का मैरिज का प्रपोजल रिजेक्ट करूंगी तो डायरेक्टली करूंगी ना, है ना, तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब डायरेक्टली, सिंपल। भाई पॉइंटेडली थोड़ी करूंगी, डायरेक्टली करूंगी, तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली। चलिए एक बार से फिर से फॉर मैचिंग देख लेते हैं अपने वर्ड्स की, ठीक है जी। मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट, ठीक है। हेल का मीनिंग होता है ग्रीट, हेल का मीनिंग क्या होता है, ग्रीट, और जस्ट का मीनिंग ऑनेस्ट, जस्ट का मीनिंग ऑनेस्ट, ये मेरे फिर से फॉर्नर वाले वर्ड्स है इसलिए। चलिए, जस्ट का मीनिंग ऑनेस्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, डन। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। एक तो मेरा ह्यूमेरियस, एक और स्पेल्ड वर्ड है निमोनिया, नीनो, निमोनिया। ये एक तरह की खांसी जुकाम से बच्चों को बीमारी हो जाती है, जिसमें कोल्ड वगैरह काफी हो जाता है बच्चे को, तो ये वो होती है, ठीक है, डिसीज एक तरह से। तो निमोनिया, पी इज साइलेंट ऑलवेज, पर पी हम लिखते हैं निमोनिया, 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 पी साइलेंट है तो इन दोनों में से कुछ होगी, पर डबल आई नहीं, निमोनिया, करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है राइटली सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेस ढूंढने, फिर से सब्स्टिट्यूट वाला वर्ड है मेरे पास। डिटेल्ड अ प्लान जर्नी, यानी कि जिसमें मुझे डिटेल्स पता होंगी, कब मुझे क्या करना है, कब मुझे कहाँ जाना है, कब सोना है, कब उठना है, कितने बजे खाना खाना है, इस तरीके से डिटेल्ड अ प्लान जर्नी को हम बोल सकते हैं। पासपोर्ट बोलेंगे, पासपोर्ट तो भाई जाने के लिए चाहिए होता है। ट्रैवल लॉग, ट्रैवल लॉग ना एक तरह से कैटलॉग्स टाइप की होती है। टाइम टेबल, टाइम टेबल में तो सब पता होगा। आइटनरी, डिटेल, टाइम टेबल तो ऐसा होता है कि आपको टाइम टेबल दे दिया भाई, लेकिन आइटनरी में डिटेल प्लान होता है आपकी जर्नी का। नेक्स्ट वी हैव, सॉरी, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द साइड। होमोफोन्स ढूंढने हैं आपको, होमोफोन्स, साइड साइड, हैप्लेस, देखो ध्यान से देखना, हैप्लेस, हेल्पलेस, होमोफोन्स में आवाज सेम होती है, वर्ड्स अलग होते हैं, आवाज सेम होती है। ये हैप्लेस है, वो हेल्पलेस है, तो ये तो होगा नहीं। साइड साइड, एक बार इसको देख लेंगे, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। ट्राई नहीं, टॉलरेट, फिर से कितने अलग वर्ड, ये भी नहीं होगा। जेनरियस और जनरल, जेनरियस जनरल दोनों ही अलग है,
पर साइड वाला सेम है, तो ये भी मेरा ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव, अब मेरे पास 48 क्वेश्चन आ गया है और यहीं के साथ 48, 49, 50 क्वेश्चन है ये। 48 क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ढूंढना है मुझे इसमें, ठीक है जी। I set my alarm because I set my alarm clock because I have to dash, मुझे क्या करना है अर्ली टुमारो, मैंने कुछ अलार्म लिखा, अलार्म लगाया जिससे मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो गेट अप इन दी मॉर्निंग टू कैच अप, भाई ट्रेन थोड़ी पकड़नी है, ट्रेन पकड़ने को कैचअप करना कहते हैं। फिल अप, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी है, फिल अप। मुझे सुबह जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है। स्टैंड अप को तो मतलब खड़ा होना होता है जगह से भाई, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन के हिसाब से भी और वैसे भी आपको मतलब बता रही हूँ मैं चीजों का, ठीक है जी। अगला, बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बिग क्वेश्चन ही वेप्ट, बिग क्वेश्चन ही वेप्ट, एट ऑन बिग क्वेश्चन ही वेप्ट, उस पर बिग क्वेश्चन पर ही वेप्ट। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का गया पर लास्ट का क्वेश्चन। पैसिव वॉइस में क्या होता है, या तो एक्टिव में होगा पैसिव में चेंज करना होगा, या पैसिव में होगा तो एक्टिव में चेंज करना होगा। इसके लिए मुझे क्या ट्रिक, दो ट्रिक्स थी मेरी पिछली वीडियो में, एक्टिव पैसिव, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बता देती हूँ। प्रोनाउंस की ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि ही का क्या हो जाता है, हिम। क्वेश्चन के स्टार्ट में ही है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर से बता देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जब मैं पैसिव की बात करती हूँ, ये तो मेरा हो गया एक्टिव के लिए, लेकिन जब मैं पैसिव की बात करती हूँ, जब मैं पैसिव की बात करती हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेरा ऑब्जेक्ट वर्ब बाय जुड़ के, वो क्या हो जाता है मेरा सब्जेक्ट, ठीक है जी। यानी कि ही है, ही का क्या हो जाता है, हिम। शी का हर, तो ही का हिम। ही हैंडेड हर अ चेक, उसने उसे चेक दिया, उस लड़के ने उस लड़की को चेक दिया। शी वाज हैंडेड बाय अ चेक बाय हिम। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरह से भी आप देख सकते हैं और आप ट्रिक से भी देख सकते हैं उन चीजों को, ठीक है जी। तो अब हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट। यही हमारा आज का क्वेश्चन पेपर था जिसमें हमने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस है। हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाए, है ना, कुछ नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिस हमें करनी है अच्छे से। हमें ट्रिक्स वगैरह का ध्यान रखना है अपना, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, कॉल इट अ डे, राधे राधे।